मैं सितांशु शेखर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में मैंने आपको छंद के तत्व के बारे में बताया था, छंद के अंगों के बारे में बताया था। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। वार्णिक छंद, पहला हेडिंग है हमारा वार्णिक छंद। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर डॉट पड़ रहा है। ठीक है, वार्णिक छंद होता क्या है? वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। ठीक है, प्रमुख वार्णिक छंद कौन कौन से हैं? प्रमाणिका, जिसमें कि 8 वर्ण हैं। स्वागता, भुजंगी, द्रुत विलंबित, तोटक, वसंत तिलका, मालिनी, पंचचामर, चंचला, स्त्रकधरा, सवैया, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, कवित्व, मनहरण। ये आपका क्या है? ये वार्णिक छंद के उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मात्रिक छंद। थोड़ा सा देख लेते हैं मालनी छंद। मालनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 पर यति होती है। ठीक है, मालनी में नगड़ नगड़ मगड़, यगड़ यगड़ होता है। ठीक है, इसमें टोटल 15 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ठीक है, ये मालनी छंद का उदाहरण है। ठीक, आगे हम देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद होता क्या है? मात्रिक छंद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। लघु और गुरु क्या होता है, ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लघु ह्रस्व स्वर की मात्रा जहाँ रहेगी वहाँ लघु होगा, और दीर्घ स्वर की जहाँ मात्रा रहेगी वहाँ पर गुरु होता है। ठीक है, प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? अच्छा, प्रमुख मात्रिक छंद देखिए 3 होते हैं। प्रकार में मात्रिक छंद के प्रकार में 3 होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो सममात्रिक छंद के उदाहरण कुछ हैं: पहिर, तोमर, मानव, अरिल, पद्धरि, उसी को पद्धटिका भी कहते हैं, चौपाई, पीयूष वर्ष, सुमेरु, राधिका, सरसी, सार, हरगीतिका, ताटंक, वीर आल्हा। ठीक है, ये हमारे क्या थे? सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। फिर दूसरा आता है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें हमारा कौन कौन सा आता है? बरवै, दोहा, सोरठा, उल्लाला। ठीक है, ये जो है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है। फिर है हमारा विषम मात्रिक छंद। कुंडलिया, कुंडलिया को हम क्या संयुक्त छंद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। इसके 6 चरण होते हैं। 2 चरण 4 शुरू के 4 चरण आपके दोहा होते हैं और 4 लाइन आपके रोला के होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा छप्पय। ये रोला और उल्लाला का संयुक्त छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद के 2 उदाहरण देखिए, चौपाई व दोहा। ठीक, चौपाई में हमारे 16 प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। देखिए, बंदं गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरिमय चूरन चारु,
समन सकल भवरुज परिवारु। ठीक है, ये जो हमारा 4 लाइन का है, 4 चरण का है, ये चौपाई है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। ठीक है, दोहा क्या है? दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्रा एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। ठीक है, देखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून रही मन, मोती मानुष चुन। ठीक है, देखिए, एक चीज छंद को पढ़ते समय ध्यान देना होता है उसके लय का, उसके गति का। ठीक है, लय और गति ठीक रहेगी तो आपका छंद पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। आपको जितने भी यति हैं उस पर आपको विराम लेना होता है, उस पर आपको सांस लेना होता है, तो वो आपका क्या होता है? लय। गति किसे कहते हैं? लय को ही गति कहते हैं। ठीक है, आप जिस लय से छंद को पढ़ते हो उसी को गति बोला जाता है। ठीक है, मुक्त छंद क्या होता है? मुक्त छंद के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जिस विषम छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद है। यानी जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वह मुक्त छंद है। ठीक है, जैसे निराला की एक कविता है जूही की कली, यह मुक्त छंद का एक सफल उदाहरण है। ठीक है, इसमें से आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपको बताया था मैं। ठीक है, हालांकि इसका उत्तर मैं आपको दे दे रहा हूँ पहले का, लेकिन इसके बाद का आप उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर यहाँ से आप लोग को अपने से करना होगा 9 क्वेश्चन। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? सम्मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद, ये सभी। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सम्मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई अथवा ये सभी। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न हमारा इस तरह से बन रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अलिकली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी लाल की रचना है। ठीक है, ये इसमें कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, बरवा है या छप्पा है? छठवां प्रश्न है हमारा, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, कौन सा? रोला, चौपाई, सोरठा अथवा बरवै। सातवां प्रश्न है हमारा, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवै, सोरठा, दोहा अथवा चौपाई। ठीक है, आठवां है हमारा प्रश्न, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा है, दोहा है, रोला है अथवा हरगीतिका है। ठीक है, इसका आप उत्तर आप लोग देंगे हमको। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। अच्छा, ये प्रश्नों का प्रकार देखिएगा, किस प्रकार से प्रश्न घुमा के या सीधे साधे पूछ लिए जाते हैं।
हर प्रकार से आपका प्रश्न बनाया गया है। ठीक, इस चीज़ को आप पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमने प्रश्न बोला, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका रोला, चौपाई, कुंडलिया अथवा दोहा। फिर देखिए अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, सवैया है, चौपाई है या काकली है? ठीक है, इन प्रश्नों के आप हमको उत्तर देंगे, सभी लोग अलग अलग। जिनको जो न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो हमारे क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब हो जाए। इससे ज्ञान हमेशा प्रसारित होता रहेगा। ज्ञान को कभी रोककर नहीं रखना चाहिए, ज्ञान को हमेशा प्रसारित करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। क्योंकि कहा जाता है कि विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है। विद्या को यदि आप संचय करेंगे तो विद्या का नाश होता है, विद्या नष्ट होती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप विद्या को लगातार फॉरवर्ड करते रहिए, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। विद्या को रोकने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, विद्या को जितना ज़्यादा खर्च करेंगे ये उतना ज़्यादा बढ़ती है। यदि आप विद्या को सोचेंगे कि हम किसी को न बांटें तो वो विद्या आपकी घटती जाती है। यह तथ्य एकदम सत्य है। इसी बात के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।